नमस्कार, फिर से स्वागत है आपका ज्योग्राफी क्लास में। और वर्ल्ड सीरीज चल रहा है। इस वर्ल्ड सीरीज में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नए लोग जो भी हैं, क्योंकि वर्ल्ड ज्योग्राफी का ये सीरीज है, सतत है, यूपीएससी के लिए भी, पीसीएस के लिए भी, और एसएससी जो दे रहे हैं उन लोगों के लिए भी, और जितने भी लोग सीडीएस दे रहे हैं, एनडीए दे रहे हैं, यानी जनरल स्टडी का पार्ट ज्योग्राफी का जहां भी जुड़ा हुआ है वो उस लेवल तक हम आपकी तैयारी यहाँ से करवा रहे हैं। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और रात के 8 बजे इस पे कंटिन्यू रहिए। तो आइए, वर्ल्ड ज्योग्राफी में हमने पिछले पिछले दिनों, यानी कल की जो क्लास आपकी चली थी, ये विश्व के प्रमुख पठारों से था। उससे पहले हमने विश्व के प्रमुख पर्वत बताए थे, और उससे पहले पूरा वर्ल्ड हमने इंट्रोडक्शंस के रूप में बताया था कि एग्जाम में कौन कौन से पार्ट्स से कहाँ कहाँ से एग्जाम में मास्टर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इन सबको डिस्कस करते हुए हम आगे बढ़े थे। आइए अब आते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी में। हम प्लेन में, यानी दुनिया में जो महत्वपूर्ण प्लेन है, और प्लेन किस रूप में होता है, किस रूप में क्वेश्चंस पूछा जाता है, उसको हम देखते हैं। देखिए, दुनिया में जितने भी सारे प्लेन हैं, मैदान है, प्लेन, यानी प्लेन को हम कहते हैं मैदान। अब जरा देखिए क्या क्या क्वेश्चंस होते हैं। तो वर्ल्ड प्लेन, विश्व का मैदान, वर्ल्ड प्लेन में देखिए क्या क्या क्वेश्चंस होंगे दुनिया के मैदान में। विश्व के मैदान, क्वेश्चन है क्या क्या क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। पहले आप बताइए, मैदान में आप क्या क्या करते हैं। मैदान में दो तरह की चीजें होती हैं, या तो आप एग्रीकल्चर करेंगे, और दूसरा या तो आप फॉरेस्ट्री करेंगे, यानी या तो आप वन का क्षेत्र रहने दीजिए पृथ्वी पे, या फिर अपने को जिंदा रखने के लिए कृषि कीजिए। लेकिन कृषि अगर करेंगे तो क्या वन को काट के करेंगे आप? वन को काट के करेंगे, हमने किया भी यही है। विश्व में तमाम वैसे क्षेत्र थे जहां फॉरेस्ट का आवरण था, पूरा वन से ढका हुआ क्षेत्र था, उसको हमने काट दिया और मैदान बना बना कर डिफॉरेस्टेशन कर करके हमने एग्रीकल्चरल लैंड डेवलप किया। लेकिन दो तरह के लैंड डेवलप्ड हुए। जैसे आप जानते हैं, पृथ्वी पे दो तरह की जमीन है, एक ठंडी जमीन है और एक गर्म जमीन है। जैसे ट्रॉपिकल रीजन, नाम सुना होगा, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र है, और उसमें जितने भी सारे देश आते हैं वो सब उष्णकटिबंधीय देश होते हैं, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच। और इससे ऊपर चले जाइए तो शीतोष्ण, और उससे ऊपर चले जाइए तो शीत प्रदेश में। तो शीत प्रदेश में तो एग्रीकल्चर करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि 4 डिग्री से ऊपर होना चाहिए टेम्परेचर एग्रीकल्चर्स के लिए। इसलिए हम ज्यादातर जो खेती करते हैं, या तो हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में करते हैं या शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में करते हैं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रॉपिकल रीजन या टेम्परेट रीजन। समझ रहे हैं ना? तो इसी तरह से जब हमने प्लेन का निर्माण किया है, तो दो जगह पे मानव ने, जो पृथ्वी पे आए, तो दो जगह पे इन लोगों ने डिफॉरेस्टेशन किया, वन को काट दिया। एक तो गर्म मैदान क्षेत्र में, यानी मैक्सिमम पॉपुलेशन कहाँ होता था, तो ट्रॉपिकल रीजन। ट्रॉपिकल रीजन का मतलब कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र, इतना तो आप जानते ही हैं। जैसे हमारा जो देश है, ये कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का देश है, तो उष्णकटिबंधीय देश कह सकते हैं आप। अब इस देशों में वन की कटाई हुई, या फिर उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में वन की कटाई हुई, तो वहां पे मैदान बन गया उष्णकटिबंधीय मैदान। और जहां पे शीतोष्ण क्षेत्र है, यानी थोड़ी ठंडी है थोड़ी गर्मी है, दोनों बीच बीच का है, उसको हम शीतोष्ण प्रदेश करते हैं, जिसको हम कर्क रेखा से ऊपर और आर्कटिक वृत्त से नीचे मानते हैं, यानी 23.5 डिग्री से ऊपर और 66.5 डिग्री के बीच का जो क्षेत्र है, शीतोष्ण क्षेत्र आमतौर पर मानते हैं। तो पूरे विश्व में इस तरह से मानव ने दो तरह के मैदान बनाए हैं, एक शीतोष्ण मैदान और एक उष्ण मैदान। तो वर्ल्ड प्लेन में हम मैदान को दो भागों में बांटते हैं। जरा देखिए, विश्व में मैदानों को कितने भागों में बांटते हैं, तो दो भागों में, याद रखिएगा। अब नोट्स बनाना शुरू कीजिए। विश्व में दो तरह के मैदान होते हैं। पहला मैदान जिसको हम कहते हैं ट्रॉपिकल प्लेन, याद रखिएगा, कौन सा प्लेन? ट्रॉपिकल प्लेन, जिसको कहते हैं उष्णकटिबंधीय मैदान। लिखते चले जाइएगा, उष्णकटिबंधीय मैदान। और दूसरा जिसको कहते हैं, ये ए अगर हो गया, तो दूसरा है बी, यानी बी को हम क्या कहेंगे, तो शीतोष्ण कटिबंधीय मैदान, टेम्परेट प्लेन। शीतोष्ण कटिबंधीय मैदान, टेम्परेट प्लेन, समझ गया? शीतोष्ण कटिबंधीय मैदान, शीतोष्ण कटिबंधीय मैदान। तो ये तो समझ गए ये कहाँ होते हैं। तो ये होंगे कर्क रेखा मकर रेखा के बीच, और ये होगा कर्क रेखा मकर रेखा और आर्कटिक या अंटार्कटिक वृत्त के बीच में। तो सबसे पहले बताइए, ट्रॉपिकल प्लेन
जो गर्म क्षेत्र है वहां वन हमने काट लिया, तो वन अगर काट लिया तो बचा क्या? आप बताइए क्या बचेगा? वन अगर काट लेंगे तो क्या बचेगा? यानी खाली जमीन बचेगी, और सनलाइट ज्यादा मिलेगा या कम मिलेगा? तो सनलाइट बहुत ज्यादा मिलेगा उस जमीन को, और आप जानते हैं सनलाइट ज्यादा मिलेगा, और ट्रॉपिकल रीजन में बारिश भी ज्यादा होती है। तो जिस रीजन में बारिश हो जाए और अगर सनलाइट बहुत प्रॉपर मिले, वहां पे लंबी लंबी घासें उगाती हैं। तो ट्रॉपिकल प्लेन में आप देखेंगे जहां जहां डिफोरेस्टेशन हुआ है, ये वहां वहां आप देखेंगे कि लंबी लंबी घासें उगाई है। ये आमतौर पे आप देखिएगा विषुवत-रेखीय वन और रेगिस्तान के बीच का एक ट्रांजिशनल क्षेत्र होता है, जहां पे हमने वन की कटाई की है और एक खास तरह का मैदान विकसित किया है, जिसको उष्णकटिबंधीय मैदान कहते हैं। उष्णकटिबंधीय मैदान में सवाना एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, सवाना रीजन आपने नाम सुना होगा। तो ये सवाना रीजन है। तो सवाना देखिए, ट्रॉपिकल प्लेन में एक खास प्रकार की घास भूमि उगाई है। तो याद रखिएगा, ट्रॉपिकल प्लेन में जो घासें उगती हैं उसको हम क्या कहते हैं? ट्रॉपिकल ग्रासलैंड कहते हैं। याद रखिएगा, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड लिख लीजिएगा। ट्रॉपिकल मैदान में जो घासें उगती हैं उसको ट्रॉपिकल ग्रासलैंड कहते हैं। अब अगर मैं कहूं कि टेम्परेट में भी तो होगा घासें भूमि, अगर छोटी जमीन अगर ठंडी है, मान लीजिए वहां पे डिफोरेस्टेशन कर दिए या खाली बहुत मैदान है, तो वहां पे घासें लंबी लंबी उगेंगी या छोटी छोटी उगेंगी? तो बहुत छोटी छोटी मुलायम घास, जैसे आप पार्क में देखते हैं ना, पार्क में आप क्या देखते हैं कि छोटी छोटी घासें उगती हैं जिस पे आप पार्क में खेलते हैं, बैठते हैं। तो ये सब आप देखिएगा, बहुत इन लोगों को, ऐसी घासों को आप देखिएगा पर्वतीय एरिया में बनता है, ठंडे जमीन पे बनता है। तो ऐसे जमीन पे जो छोटी छोटी घासें होती हैं उसको शीतोष्ण घास भूमि कहते हैं। समझ गए? तो शीतोष्ण घास भूमि का मतलब टेम्परेट ग्रासलैंड। टेम्परेट ग्रासलैंड, समझ गए? शीतोष्ण भूमि, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड और टेम्परेट ग्रासलैंड, दो तरह के ग्रासलैंड होते हैं, एक टेम्परेट और एक ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। अब दोनों की खूबी हम बता देते हैं। सबसे पहले देखिए, शीतोष्ण और उष्ण घास भूमि। तो जो उष्ण कटिबंधीय घास भूमि है उसमें घासें क्या होंगी? लंबी लंबी होंगी। तो इसका पहला विशेषता क्या होगा? घासें लंबी लंबी होती हैं। अगर इस घास को उंगली से पकड़ के आप खींच दें, रगड़ दें, तो हाथ कट जाएगा आपका। जैसे आप झोपड़ी बनाने में देखिएगा एक प्रकार के कांडा का प्रयोग करते हैं। कांडा एक वो होता है, क्या कहते हैं, पहले पहले लोग इसे कलम बना के भी लिखते थे। तो उस तरह का जो लंबी लंबी घासें वाला क्षेत्र होता है, जो अधिकतर पानी वाले क्षेत्र में आप देखिएगा मैक्सिमम, वैसे क्षेत्रों में लंबी लंबी घासें मिलती हैं। अब इसी ट्रॉपिकल घास भूमि को, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड को बहुत जगह पे हम सवाना नाम से जानते हैं। जैसे सवाना कहाँ कहाँ है? सवाना, सवाना का जो क्षेत्र होगा कहाँ होगा? ट्रॉपिकल ग्रासलैंड कहाँ कहाँ होगा? तो सवाना देखिए, इधर मैं यहाँ पे सवाना, यहाँ पे, यहाँ पे देखिए सवाना का क्षेत्र मैं लिखता हूँ। सवाना, 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 ये जो भूमि है ये एक प्रकार का ग्रासलैंड है। लेकिन ये, इसका अगर पूछा जाए सवाना का सबसे ज्यादा क्षेत्रफल कहाँ है, तो अफ्रीका में है। याद रखिएगा, सवाना का सर्वाधिक क्षेत्रफल कहाँ है? तो अफ्रीका में है। सवाना का सर्वाधिक क्षेत्रफल अफ्रीका में है। जैसे आप देखिए यहाँ सवाना, ये जो एरिया आप देख रहे हैं, ये वाला एरिया इक्वेटोरियल फॉरेस्ट, और ये जो एरिया है ये सवाना का एरिया है। अफ्रीका का सबसे ज्यादा क्षेत्रफल ये सवाना है, ये भी सवाना रीजन है। सवाना, ये सवाना लैंड है। तो सवाना जो क्षेत्र है ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में ही विकसित होगा, ये अफ्रीका के ही क्षेत्र में होगा। वास्तव में ये रेगिस्तान, यहाँ पे रेगिस्तान कौन सा है? तो ये पे सहारा रेगिस्तान है, उससे जस्ट नीचे होता है उससे, और इक्वाटोरियल फॉरेस्ट के जस्ट बीच में होता है। तो आप देखिएगा, रेगिस्तान ऊपर होता है, विषुवत रेखा नीचे होता है, विषुवत रेखीय क्षेत्र नीचे होता है, और बीच में सवाना का निर्माण हो जाता है। अब आप देखेंगे तो सवाना तो पहला हो गया। दूसरा, दूसरा अगर पूछा जाए कैंपोज, कैंपोज अगर पूछा जाए कैंपोज कहाँ है, तो कैंपोज, ये जो कैंपोज है ना, ये कैंपोज ब्राजील में है। याद रखिएगा, ब्राजील में। तो अगर सवाना को पूछा जाए कहाँ कैंपोज कहते हैं, तो ये है कैंपोज। समझे? कैंपोज, याद रखिएगा, कैंपोज कहते हैं सवाना को ही
ब्राजील में क्या कहेंगे, कंपोज कहेंगे। उसी तरह से ये वेनेजुएला है, यहाँ इसे लानोज कहते हैं, लानोज, याद रखिएगा क्या कहते हैं इसको, लानोज। तो तीसरा जो ग्रासलैंड हो गया ये हो गया लानोज। लानोज ये वेनेजुएला में है, वेनेजुएला में। तो लानोज कहाँ होता है, वेनेजुएला। ये अपना नोट्स आप बनाते रहिएगा। लानोज वेनेजुएला में होता है, आप याद रखिएगा, ये लानोज का क्षेत्र है जो वेनेजुएला में होता है। इसी तरह से आप यहां देखिए, जो एक क्षेत्र है यहाँ पे साउथ अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में एक क्षेत्र है जो कभी कभी आपको किताबों में मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलता है, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड का चौथा, इधर मैं आपको लिखता हूं, ये चौथा है जिसको हम कहते हैं पार्कलैंड। पार्कलैंड, तो पार्कलैंड कहाँ है, तो ये दक्षिण अफ्रीका में है, दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में है। तो ये पार्कलैंड दक्षिणी अफ्रीका में है, यहीं पे उसका क्षेत्र होता है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, ये जो है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, ये इसकी खूबी क्या क्या है, तो देखिए सबसे पहले क्या किया, सवाना को तो बसाया जो गया है, बनाया गया है, ये तो डिफॉरेस्टेशन के कारण बनाया गया है, यानी जहां पे वनों की कटाई कर दी गई वहां पे बन गया क्या, सवाना लैंड। क्योंकि मानव सभ्यता जब शुरू किया था तो इक्वेटोरियल फॉरेस्ट या विषुवत वन में घुसकर जंगल काटना बहुत मुश्किल था, तो वो ऊपर से नीचे की तरफ गया जंगल काटते हुए, यानी जहां पे डेंसिटी ऑफ फॉरेस्ट कम था वहां पर वो जंगल काटने गया। दूसरा, ये जो क्षेत्र है यहाँ पे बहुत लंबे लंबे भूमि ऐसे मिलेंगे, खुले हुए क्षेत्र मिलेंगे, बीच में वृक्ष के यानी पेड़ पौधे के झुरमुट मिलते हैं, कैनोपी, जब एक एक साथ, तो जगह जगह आप देखेंगे कहीं 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 यहाँ वहाँ यदा कदा आपको वृक्ष के झुरमुट मिलेंगे। कहा जाता है ये मॉइस्ट रीजन तो होता है, लेकिन उतना मॉइस्ट नहीं होता है जितना विषुवत-रेखीय क्षेत्र में मॉइस्ट होता है। औसत वार्षिक वर्षा जो होती है 75 से 80 सेंटीमीटर्स के करीब होती है, बहुत ज़्यादा बारिश का क्षेत्र नहीं है, लेकिन गर्मियों में बारिश यहाँ होती है। अब ये जो क्षेत्र है, कहा जाता है मैक्सिमम टाइम जो घास है ये शुष्क होता है, इसलिए इस क्षेत्र में क्या होता है ना कि जब फ्रिक्शन होता है, हवाएं चलती हैं, तो उस रीजन में अगर हवाएं चलेंगी तो फ्रिक्शन के कारण जंगल में आग लग जाता है। तो ऐसा जो क्षेत्र है, इस जंगल में कुछ ऐसे भी पौधे का विकास हुआ है जो आग लगने के दौरान सस्टेन रहते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि आपके आसपास अगर बहुत ज़्यादा आग लगने लगे तो आप भी क्या होंगे, उसी में सरवाइव करना सीख लेंगे। तो अग्निरोधी पौधे का विकास हो जाता है, जैसे बाओबाब एक विशेष प्रकार का पौधा होता है जो यहाँ पाया जाता है, बाओबाब, याद रखिएगा, लिख लीजिएगा, बाओबाब एकासिया, एकासिया नाम पूछा जाता है, ये एग्जाम में यूपीएससी में भी पूछा गया है और कई सारे एग्जाम में भी पूछा गया है। तो ये सब जो एकासिया हैं, ये हैं, वो हैं, ये सब पौधे हैं। जब मैं बायोम पढ़ाऊंगा तो उसमें विस्तार से बताऊंगा कि कौन सा रीजन है क्लाइमेटिक रीजन जिसमें कौन क्या खूबी होता है। तो सवाना एक बहुत प्रकार का, बहुत विशेष प्रकार का क्लाइमेटिक रीजन है और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा ये उष्णकटिबंधीय घास भूमि है, उस उष्णकटिबंधीय घास भूमि है। तो उष्णकटिबंधीय घास भूमि ये हमारे कुछ ऐसे क्षेत्र में है। तो क्या क्या क्वेश्चंस हमने आपको बताया, सबसे पहला क्वेश्चंस तो हमने आपको बताया कि सवाना को ब्राजील में क्या कहते हैं, कैंपोज, वेनेजुएला में क्या कहते हैं, लानोज, और दक्षिण अफ्रीका में क्या कहते हैं, पार्कलैंड कहते हैं। ये चार चीज आपको याद रखने वाली चीजें हैं। इसके अलावा ये जो सवाना रीजन है इसको हम शिकार की भूमि भी कहते हैं, हंटर लैंड के नाम से जानते हैं। शिकार की भूमि कहते हैं क्योंकि यहाँ हंटिंग बहुत ज़्यादा होता है, यहाँ इंडेंजर्ड स्पेसीज बहुत हैं, संकटग्रस्त प्रजाति के पेड़ पौधे भी हैं, जानवर भी बहुत ज़्यादा हैं, यहाँ पे शिकार बहुत ज़्यादा हुआ है। दूसरा, ये जो सवाना है ना, ये सवाना का जो क्षेत्र है इसको हम ड्राउट प्रोन एरिया के नाम से भी जानते हैं। यहाँ अक्सर सूखा आ जाता है और पेड़ पशु पक्षी यहाँ से माइग्रेट हो जाते हैं, तो सूखाग्रस्त क्षेत्र होता है। और ये मैंने बताया आपको क्या कि इन सब क्षेत्रों के बीच खुले मैदान होते हैं और खुले मैदान में सनलाइट प्रॉपर होता है, तो लंबी लंबी घासें उग आती हैं, वही घासें सवाना घास कहलाती है, कंपोज कहलाती है। तो समझ रहे हैं, इतनी सी बात आप सवाना या ट्रॉपिकल ग्रासलैंड से समझ लीजिएगा।
अब आइए टेम्परेट प्लेन, टेम्परेट यानी शीतोष्ण घास भूमि, समझ गए, शीतोष्ण घास भूमि। तो एक तरह से पहले समझिए शीतोष्ण घास भूमि है क्या चीज। शीतोष्ण घास भूमि का मतलब है ये मैक्सिमम महाद्वीप के आंतरिक भागों में विकसित हुए हैं, आंतरिक भागों में, क्योंकि आंतरिक भागों में आप जानते हैं कि सर्दी कंपैरेटिवली ज्यादा पड़ती है, और यहाँ पे कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां खुला मैदान है और वहां पे घास भूमियां उगाई हैं। कुछ को तो मानव ने डिफोरेस्टेशन करके बना दिया, और कुछ वैसे डेवलप्ड है जो प्राकृतिक रूप से डेवलप्ड है। ऐसे रीजन में घासें पाई जाती हैं जो मुलायम होती हैं, और कहा जाता है ये काफी उपजाऊ क्षेत्र होता है, और इस उपजाऊ क्षेत्र में गेहूं की कृषि की जाती है। इसलिए शीतोष्ण घास भूमि का जो क्षेत्र होता है विश्व में, ये वीट एग्रीकल्चर या गेहूं की खेती के लिए जाना जाता है, गेहूं की खेती के लिए जाना जाता है, याद रखिएगा। इसीलिए इसको विश्व की रोटी की टोकरी कहते हैं। अब विश्व की रोटी की टोकरी भी कहते हैं, और दूसरा आप ये भी याद रखिएगा कि ये हर जगह अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे आपने नाम सुना होगा, प्रेरी कहाँ कहते हैं, पंपास कहाँ कहते हैं, पुस्तैज कहाँ कहते हैं, टेपी कहाँ कहते हैं, डाउन्स कहाँ कहते हैं, वेल्ड कहाँ कहते हैं, ये सब एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। तो शीतोष्ण घास भूमि का मतलब है ये एक बहुत उपजाऊ क्षेत्र है एग्रीकल्चर के लिए, और दूसरा एक और चीज के लिए बहुत ज्यादा उपजाऊ है, एक और चीज के लिए बहुत ज्यादा उपजाऊ है। यहाँ पे एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन, कहा जाता है कि पशुओं को पालने के लिए ये बहुत आदर्श जगह होता है। जैसे अर्जेंटीना विश्व में रोल मॉडल है पशुपालन के लिए। अब यहाँ पशुओं को पालते हैं और फिर इसको मीट बना के एक्सपोर्ट कर देते हैं। तो जैसे आप देखिए यहाँ का ये क्षेत्र देख रहे हैं, इसको हम कहते हैं प्रियरी। तो याद रखिएगा ये क्षेत्र क्या कहलाता है, प्रियरी। रंग बदल देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो ये जो क्षेत्र है इसको हम प्रियरी कहते हैं, प्रियरी, याद रखिएगा क्या कहते हैं, प्रियरी, प्रियरीज के नाम से इसको जानते हैं। तो ये कहाँ हो गया है, तो ये नॉर्थ अमेरिका में हो गया। ये नॉर्थ अमेरिका में खास करके यूएसए का क्षेत्र है, यूएसए का क्षेत्र है। इसी तरह से शीतोष्ण घास भूमि को आप देखिएगा यूक्रेन का क्षेत्र है, रूस के क्षेत्र में यहाँ पे एस्टेपीज है, एस्टेपीज, तो एस्टेपी, एस्टेपी, एस्टेपी घास भूमि है, ये सब घास भूमियां हैं। इसी तरह से हंगरी में यहां देखिए पुस्तेज है, हंगरी में पुस्तेज है, ये पुस्तेज है, ये पुस्तेज कहाँ है, तो हंगरी में। इसी तरह से आप देखेंगे यहां, यहां वेल्ड है, वेल्ड, सॉरी सॉरी सॉरी, डाउन्स कहते हैं इसको, डाउन्स, डाउन्स लैंड या डाउन्स घास भूमि। तो ये ऑस्ट्रेलिया में है। इसी तरह से आप देखेंगे यहां अर्जेंटीना में पंपास है, पंपास, इसी तरह से ये पंपास है, ये पंपास है। विश्व में ये जो पंपास है, ये पंपास या फिर प्रेयरी या फिर एस्टेपी या डाउन्स, ये सब जो क्षेत्र है ना, ये वीट एग्रीकल्चर्स के लिए सबसे ज़्यादा जाना जाता है। यूक्रेन एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर था, लेकिन उस यूक्रेन की स्थिति अभी खराब है। तो रूस का बहुत बड़ा क्षेत्र है इसमें, और यूक्रेन का भी क्षेत्र है जो एस्टेपी का क्षेत्र है। यहाँ भारी मात्रा में एग्रीकल्चर किया जाता है, एक्सटेंसिव यानी विस्तृत रूप से खेती किया जाता है, यानी हेक्टेयर का हेक्टेयर एक जगह लोग गेहूं का कृषि करते हैं, और इसी क्षेत्र में पशुपालन भी किया जाता है। तो ये है आपका वर्ल्ड का मैदान, मैदान का क्षेत्र। एक और चीज बता दूं, नीदरलैंड यहाँ पे है। नीदरलैंड में समुद्र को सुखाकर, ये जो क्षेत्र है ना, इसको सुखाकर एक खास तरह की जमीन बनाई जाती है, जिसको हम कहते हैं पोल्डर भूमि, पोल्डर लैंड, पोल्डर भूमि, पोल्डर लैंड, इसको पोल्डर लैंड के नाम से जानते हैं। तो विश्व का ये जो क्षेत्र है ये पोल्डर लैंड के नाम से जाना जाता है। तो ये पोल्डर लैंड हमेशा याद रखिएगा, समुद्र को सुखा के ये बनाया जाता है। तो विश्व के ये मैदान के क्षेत्र थे, इसको आप सिस्टमेटिक नोट्स बना लीजिए। मैदान जो सीरीज है ये आज आपका चला है, और नेक्स्ट क्लास में हम फिर से रेगिस्तान में आएंगे। यानी इसी तरह से सिस्टमेटिक आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी का सीरीज चलता रहेगा। आप एक एक करके नोट्स बनाइए, और कुछ
आपको लगता है, आइडिया तो पूरा लग जाता होगा। और मैं इतना जरूर बता देता हूं कि आपके किसी भी एग्जाम में, इवन पीसीएस तक, यूपीएससी में कुछ कुछ रिसर्च करके भी क्वेश्चन बनाते हैं, कुछ करंट से जोड़ के बनाते हैं, लेकिन बेसिक्स आपका ये पूरा इस ज्योग्राफी में आपका तैयार हो जाएगा। तो ये था आपका विश्व के प्रमुख मैदानों का क्षेत्र। अब हम रेगिस्तानों के क्षेत्र में आएंगे, लेकिन नेक्स्ट क्लास में। अब इस चैनल से आप जुड़े रहिएगा, हमेशा इस पर नए नए कॉन्सेप्ट्स आते रहेंगे और पूरे ज्योग्राफी का एक एक चीज यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। तो सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को और लोगों को भी कहिए सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू वेरी मच।